एक ओपन चैलेंज देना था आप सबको कि हमारी जो पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड है, उसको लेते हुए आप कमेंट करके एक ऐसी प्लेइंग 11 बना के दिखाएं जिसमें कोई क्लियर वीकनेस ना हो और किसी को उस टीम से मसला ना हो। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आप इस तरह की टीम नहीं बना सकेंगे। और क्यों नहीं बना सकेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इसलिए नहीं बना सकेंगे कि हमारी जो पीसीबी है उसने हमें चेकमेट कर दिया। जहां आप जो मर्जी ट्राई करके देख लें, कहीं ना कहीं आप टीम बनाते हुए ज़रूर फंसेंगे। हमारी मिडल ऑर्डर में इतनी कम ऑप्शंस रखी हैं कि अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि हमारा जो लेजेंडरी मिडल ऑर्डर है, जिसमें ये आज़म खान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, जो सारे इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में, आप उन सबको अपनी प्लेइंग 11 में डालें। पहली ऑप्शन ये हो गई। दूसरी ये कि अगर आपने इन सबको नहीं खिलाना, तो आप अपनी टीम में टॉप ऑर्डर के प्लेयर भर दें, जिसमें साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, उस्मान खान, इन सब को आप टीम में डालें। और फिर किसी ना किसी टॉप ऑर्डर के प्लेयर को लाजमी आपको मिडल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से आप फंसेंगे ज़रूर। और हमारी जो अक्लमंद पीसीबी है उसने कोई मिडल ऑर्डर का बैकअप ही नहीं रखा। मतलब यार, या तो ये होता ना कि हमारे पास कोई क्लासन और डेविड मिलर जैसे प्लेयर्स हैं, तो हम लोग कहें कि यार हमें पता है उन्होंने मिडल ऑर्डर को संभाला हुआ है, हमें कोई बैकअप की ज़रूरत नहीं है। आज़म खान और इफ्तिखार जैसे आपके पास मिडल ऑर्डर में प्लेयर हैं, और आपको ये हुआ है कि हमने बैकअप कोई भी नहीं रखना है इनका। तो बहरहाल अब यही हमारे पास मिडल ऑर्डर है, तो इसका मतलब है कि इनको पूरा वर्ल्ड कप हमें खिलाना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग अपने ओपनर्स की बात करें, तो ओपनिंग में अब हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो हमारा बेस्ट ओपनिंग पेयर है। और हमने ये स्ट्राइक रेट की बातें हो रही थी तो और भी काफ़ी सारे पेयर्स ट्राई करके देखे हैं। साइम और बाबर को देखा है, साइम और रिजवान को देखा है, लेकिन कोई भी पेयर हमारे लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा था जितना बाबर और रिजवान का चल चुका है हमारे लिए। और ये हमने बात कल फिर से देखी है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अक्सर जब हम लोग बुरा परफॉर्म करें, तो वो सारा इल्ज़ाम जो है वो इन्हीं दोनों पे डाल देते हैं कि ये दोनों जो है रिजवान और बाबर, ये जब एक स्लो स्टार्ट लेते हैं और ज़्यादा ओवर्स खेल जाते हैं, तो फिर बाकी जो भी आता है अंदर, उसको आते साथ ही पहली बॉल से घुमाना शुरू करना पड़ता है। और फिर वो हर बॉल पे बाउंड्री मारने की कोशिश में सारे जो बाकी भी प्लेयर्स हैं वो जल्दी जल्दी आउट होके निकल जाते हैं। तो भाई अब कल जो है, इन लोगों ने पावर प्ले के अंदर 60 रन मार दिए और उसके बाद आउट भी होके चले गए। तो रन रेट भी अच्छा था, ओवर्स भी आपके पास बहुत सारे पड़े हुए थे। फिर क्यों नहीं आपका मिडल ऑर्डर चला? 60 बना लिए थे पावर प्ले के अंदर, फिर भी 157 पे ही ऑल आउट हुए। तो आपको कभी तो देखना चाहिए कि मिडल ऑर्डर भी हमारा स्ट्रगल कर रहा है। आप हमेशा ओपनर्स के ऊपर इल्ज़ाम डाल के नहीं निकल सकते। अब बहुत ज़्यादा मैचेस में एक हमारी साइकिल सी बनी हुई है, जहाँ बाबर और रिजवान एक अच्छा स्टार्ट देते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस स्टार्ट के बाद एक अच्छा टारगेट हमें देना चाहिए। फिर हमारा जो मिडल ऑर्डर है वो फिर से फेल हो जाता है। और फिर हमारे जो फैंस हैं, वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान को टॉप पे ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए था, इस वजह से हम लोग सही टारगेट नहीं दे सके। तो यही चीज़ बार-बार रिपीट होती रहती है और मिडल ऑर्डर को कोई भी अकाउंटेबल होल्ड नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे लगता है चेंज करने की ज़रूरत है। अगर बाबर और रिजवान टॉप पे अच्छा खेल रहे हैं, उनको खेलने दें, और जो मिडल ऑर्डर है उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस पे आप मैचेस बड़ी टीमों को नहीं हरा सकते। अच्छा, तो कल ओपनर्स ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद अगर बाकियों की बात करें तो उस्मान खान ने वन डाउन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला, और जो उसे अपॉर्च्युनिटी मिली थी आखिरकार साइम अयूब की जगह, तो उसने बहुत अच्छा उसको यूटिलाइज़ किया। उसके बाद फ़खर ज़मान को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो नॉर्मली अभी काफ़ी अच्छी फ़ॉर्म में चल रहा है और उसने काफ़ी सारे मैचेस में अच्छा खेला है। अगर कल नहीं चला तो ख़ैर है, कोई भी प्लेयर हर मैच में नहीं चलेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने जो प्रॉपर हमारा मिडल ऑर्डर है, जिसमें सबसे पहले है आज़म खान। अब आज़म खान कल फिर से ज़ीरो पे आउट हुए, और आप यकीन करेंगे जब मार्कआउट भागते हुए आ रहा था ना, तो मुझे पता था बस अब इसने आउट होके निकलना है। क्योंकि जब भी कोई जेन्युइन पेस वाला बॉलर अगर उसके सामने आ जाए आज़म खान के, तो वो फ़ौरन अपनी सुपर पावर यूज़ करके वहाँ से गायब लाज़मी हो जाता है। आज़म खान के अगर हम लोग टी20 इंटरनेशनल के स्टैट्स देखें, तो उसने अभी तक 13 मैचेस में कुल 88 रन्स बनाए हैं और उसकी 9.77 की एवरेज है और 135 का स्ट्राइक रेट है। और अगर हम लोग इसमें से भी आयरलैंड को सिर्फ निकाल दें, तो फिर उसके स्टैट्स हैं 10 मैचेस में 40 रन्स, 4.44 की एवरेज और स्ट्राइक रेट कोई 81 का है। तो ये इसके स्टैट्स हैं और ये हमारा मेन पावर हिटर हम लोग लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में। और आप ये सोच सकते हैं कि ये हमारा मेन मसला है भी नहीं आज़म खान को लेके। मेन मसला क्या है
कि अगर वो बैटिंग में चल भी गया तो वो विकेट कीपिंग में हर मैच में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कल भी उसने जिस तरह से कैचेस ड्रॉप किए हैं तो उससे कीपिंग नहीं हो सक रही। और मसला ये है कि हमारे पास उससे बेहतर ऑप्शंस हैं कीपिंग के लिए। रिजवान भी है, उस्मान खान भी है, लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपनी फिटनेस पे फोकस रखता है तो वो फील्ड में भाग नहीं सकता। तो हम लोग जो बेहतर कीपर्स हैं उनको भी नहीं खिला सकते। तो आज़म खान का अब क्या है कि बैटिंग भी नहीं उससे हो रही पेस के अगेंस्ट, वो कीपिंग नहीं सही कर सक रहा, फील्ड में हम उसको खड़ा नहीं कर सकते। और इस सब के बावजूद जब उसकी ना कोई परफॉर्मेंस है ना फिटनेस है, तो उसके अब्बू की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज़म खान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है उसके करियर में। मतलब यार इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हुए थोड़ी-थोड़ी आपको शर्म नहीं आती? जब पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। अच्छा, फिर आज़म खान के बाद आते हैं हम लोग इफ्तिखार अहमद पे। अब इफ्तिखार अहमद पे मैंने एक पोस्ट भी किया था कि मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की टीम का सबसे लकी प्लेयर है। क्योंकि आज़म खान के बाद उसकी बारी आती है और आज़म खान इतना बुरा खेलता है कि हम सबका फ़ोकस उस पे चला जाता है और इफ्तिखार अहमद चुप करके बुरा खेल के निकल जाता है और उसे कोई कुछ कहता भी नहीं है। तो कर वो भी कुछ नहीं रहा। ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। लेकिन फिर भी उसको कोई कुछ कह नहीं रहा क्योंकि वो आज़म खान के बाद बैटिंग करने आता है। अच्छा, अगर इफ्तिखार की परफॉर्मेंस के अलावा आप फिटनेस पे भी गौर करें इस फ़ोटो में, तो मुझे लगता है कि फिटनेस के मामले में भी वो इसी वजह से बचा हुआ है कि हम लोग आज़म खान को देख के कहते हैं कि हम इफ्तिखार पे क्या बात करें। लेकिन सच बात ये है कि इसकी भी ना कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई फिटनेस नज़र आ रही है। तो लगता यही है कि मुल्क के लिए इनकी कोई डेडिकेशन, कोई कमिटमेंट इनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही होती, वरना फिटनेस इस तरह की तो नहीं होनी थी। अच्छा, इफ्तिखार अहमद के बाद है शादाब खान। अब शादाब खान पे मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक भी डाल देता हूँ। तो उस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा, लेकिन आप वो जाके देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार क्योंकि ये बाबर का दोस्त है शादाब, तो इस वजह से ये उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने शादाब के बारे में भी क्या स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। बहरहाल ये है हमारा मिडल ऑर्डर वर्ल्ड कप के लिए, और क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है, तो हमें अब इनको पूरा वर्ल्ड कप खिलाना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैंने हमारी जो बॉलिंग है उस पे भी बात करनी थी, लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है तो उसको मैं अलग से इंशाल्लाह कवर करूँगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।